हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब सही होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, यानी कि लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, उसके हम आगे का पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट किसका? हमारे जो हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे कि उसका फ्लो चार्ट। फर्स्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल यानी कि जो हमारी नोज है उसे कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। वहाँ से आगे ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी एयर है वो कैसे कैसे हमारे लंग्स तक या फिर हमारे बॉडी में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एयर जो आती है वो कहाँ से आती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए नेसल पेसेस में जाती है, उसके बाद हमारे नेजोफेरिंग्स में जाती है, उसके बाद लैरिंग्स में पहुंचती है, फिर ट्रैकिया में पहुंचती है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस में पहुंचती है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में पहुंचती है, उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियल्स एंड फाइनल ब्रोंकियल्स तक पहुंचती है, उसके बाद लास्ट कहाँ पर? हमारे एल्वेलाई में पहुंचती है। और एल्वेलाई क्या है? हमारी मेन साइट है किस चीज़ की? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। यानी जो हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कौन सी गैसेस? O2 एंड CO2 जो हमारे लंग से बाहर गए, यानी एयर में जो भी एक्सचेंज हो रही है वो कहाँ? उसकी जो मेन साइट है वो क्या है? एल्वेलाई है। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory and exchange part of the respiratory system. यहाँ पर हमारे दो पोर्शन आते हैं। पहला जो हमारा पोर्शन है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर हमारे टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक। ये हमारा कौन सा पार्ट बनाता है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट बनाता है। कौन सा पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद जो एल्वेलाई है एंड देयर डक्ट्स, जो एल्वेलाई और जो उसके डक्ट्स है वो कौन सा पार्ट बनाते हैं? हमारा एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। वो बनाते हैं हमारा एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे क्या होती है? एयर जो होती है एक्सचेंज होती है। एल्वेलाई वहाँ प्रेजेंट है। एल्वेलाई के आगे में O2 प्रेजेंट होगी, अंदर में CO2 प्रेजेंट होगी, तो क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी। तो हमारे दो पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा है? हमारा एक्सचेंज पार्ट। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, clear it from foreign particles, humidify and also brings the air to body temperature। यानी कि जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को? एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई। वो क्या करता है? हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेयर में जो भी हमारी एयर यानी कि जो हमने सांस ली उसे वो कहाँ तक ट्रांसफर करता है? हमारे एल्वेलाई तक वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसे क्लियर करता है किससे? फॉरेन पार्टिकल से। जो हमारे सांस ले रहे हैं उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उससे ह्यूमिडिफाई करता है, और क्या करता है? आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एयर टाइट चैम्बर। जो हमारे लंग्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है, यानी वहां पर एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। कहने का मतलब क्या है? जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है वो किस चीज से बना हुआ है? डॉर्सली बना हुआ है। किसे? वर्टिबल कॉलम। डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ, जो हमारी पीठ की तरफ होती है उसे हम कहते हैं डॉर्सल साइड। वो किससे बना हुआ है? वर्टिबल कॉलम से। वेंट्रली यानी आगे की तरफ में किससे बना हुआ है? स्टर्नम जो हमारी हड्डी होती है जो आगे की तरफ जुड़ी हुई होती है। लेटरली बाय द रिब्स यानी कि तिरछे में हमारे रिब्स वहां पर प्रेजेंट है, और नीचे की साइड में हमारे डायफ्राम है। अब देखो हम इमेज के द्वारा देखते हैं कि क्या है। ये देखिए हमारी इमेज है। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो हम एयर लेते हैं, फ्लो चार्ट में हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो ये है। इसके बाद क्या हुआ? एयर जो जैसे कैसे अंदर आई
और हमारे लंग्स तक गई। ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा। पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेजोफेरिंग्स में आई। नेजोफेरिंग्स वाला एरिया वो है जहाँ पे नेसल पैसेज और फेरिंग्स वाला एरिया मिलता है। फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद क्या है, जो हमारा ये लैरिंग्स है, पहले एपिग्लॉटिस है, उसके बाद हमारा लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद नीचे आती है, और नीचे के आने के बाद क्या है, ये लंग्स है, ये ट्रैकिया है जिसमें क्या है, कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकस है जो कि डिवाइड हो गया कि इसमें लेफ्ट और राइट में, ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड है। इसके बाद क्या हुआ, तो जो हमारा ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर जो हमारा ब्रोंक्यूल्स तक एरिया है वो पूरा हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है, हमारा कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। और जो एल्वेलाई है ये क्या है, जो छोटी छोटी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, हमारे एल्वेलाई है। और ये एल्वेलाई ये कौन सी एक्सचेंज पार्ट है जो कि क्या करती है, एयर को एक्सचेंज करती है। कौन सी है, एयर में कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, हमारे O2 और CO2। O2 जो कि बाहर से लेते हैं और CO2 जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसे ही हम बाहर निकालते हैं। तो हम लास्ट क्या पढ़ रहे थे, जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो डॉर्सली यानी कि अगर हम इमेज में देखें तो इसके पीछे की तरफ क्या होगी, हमारे वर्टिबल कॉलम होगी, आगे की तरफ में स्टर्नम प्रेजेंट होगा, और लेटरली यहाँ पर जो कि क्या होगी, रिब्स प्रेजेंट होगी। रिब्स के जो कि क्या करेगी, इसको कवर अप करती है। और नीचे के साइड में क्या है, ये हमारा डोम शेप क्या है, डायफ्राम है। डोम शेप का मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल लेंगे जैसे ताजमहल बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, या मे बी नहीं भी देखा होगा तो पिक्चर में जरूर देखा होगा। तो पिक्चर में जो ताजमहल है उसका जो ऊपर वाला एरिया यानी जो उसकी छत है वो कैसे दिखती है, छाते की तरह पूरे तरफ से, तो राउंड शेप की होती है। तो उसी जो शेप है ना उसको डोम शेप कहते हैं। तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो भी किसका होता है, डोम शेप का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्यूविलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो हमारी ब्रीदिंग होती है यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो हम अंदर लेते हैं, और CO2 रिच यानी जो हमारी बॉडी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे हम बाहर निकालते हैं। फिर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन होता है। कैसे, O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। जो हमारे एल्वेलाई है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है, वही हमारा डिफ्यूजन है गैसेस का। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। जो हमारी O2 जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है यानी कि जो हमने सांस ली अंदर हमने ड्रॉन किया उस एयर को, उसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्या करती है, O2 के साथ जुड़ जाती है और जगह जगह हमारी बॉडी में पहुंचा देती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो डिफ्यूजन होता है कौन सी गैसेस का, O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्या कहने का मतलब है, जैसे जो हमारा ब्लड है वो हमारे O2 को लेके चल रहा है, अब वो लेके चल रहा है तो क्या करेगा, जब वो किसी जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचा या हमारे स्टमक में पहुंचा या हमारे थाई में पहुंचा या हमारे हैंड में पहुंचा, तो जगह जगह जहाँ जहाँ पहुंच रहा है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे जो टिश्यूज है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, उस गैस को वहाँ पे छोड़ दे रहा है। यानी कि जो हमारी O2 है उसे वो वहाँ छोड़ देगा और वहाँ से CO2 उठा के वो ले चलेगा अपने साथ। तो ये वहाँ पर भी प्रोसेस होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। जो हमारा O2 होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है वो उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है, सेल करती है। किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब भी उसमें प्रोसेस में कुछ टूट रहा है, ATP बन रही है या एनर्जी बन रही है, तो उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होती है, यूटिलाइजेशन होती है किसकी, O2 की। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है या फिर जो भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें बन रही है कुछ चीज़ें टूट रही है, यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है, टूट रही है और एनर्जी बनती भी है। बनती कब है, जब हम खाना खाते हैं तो जो भी हमारा एनर्जी जो स्टोर हुआ उसका
क्या करती है, हमारी बॉडी उसे स्टोर करती है। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जब उसी एनर्जी को जब तोड़ा जाता है बॉडी के यूजेस के लिए, तो वो हमारी कौन सी होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है हमारी बॉडी से, तो ये हमारे रेस्पिरेशन में जुड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के क्या मैकेनिज्म है। ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस होती है, पहला इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जब हम एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी जब हम सांस अंदर खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। और एक्सपिरेशन जब हमारी बॉडी से सांस बाहर छोड़ते हैं, जो यानी कि हम अपनी एयर जो है बाहर छोड़ रहे हैं, सांस जब हम रिलीज कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। कहने का मतलब है जो एयर हमारे बॉडी के अंदर आती है और जो बाहर जाती है लंग्स के द्वारा, वो कैसे कारण होती है, क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है एक प्रेशर का मतलब गैप होता है। गैप कहने का मतलब है कि प्रेशर कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा, किसके बीच में प्रेशर कम हो ज़्यादा होगी, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। इस प्रेशर के कारण ही क्या होता है, जो एयर की मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर या बाहर होती है। कहने का मतलब है जब हमारे जो लंग्स है जब उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी जो बाहर में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमारा मूवमेंट, एयर की मूवमेंट क्या कहलाती है कि एयर जो होती है वो हाई से लो की तरफ जाती है। हमेशा जो एयर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, लो से हाई से लो की तरफ में होता है। तो जहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पर एयर मूव करने लगेगी। तो यही प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है, देखते हैं हम आगे कि कैसे होता है ये। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा pulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with the respect of atmospheric pressure। कहने का मतलब है जब इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे हैं तो वो कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि जो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी का जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर वो कम होगा। तभी क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा किसमें, लंग्स में, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अभी ज़्यादा है और हमारे अंदर का प्रेशर यानी कि हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या है, कम है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा और हमारा लंग्स का जो क्या होगा, लो होगा, तो क्या होगा, तो जो मैंने बताया कि जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है। अब हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो लो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, तो हाई से लो की तरफ जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम इसका उल्टा क्या होगा, जब हम एक्सपिरेशन करेंगे यानी जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे उसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर का पल्मोनरी प्रेशर होता है यानी जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। फिर से वही होगा, हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वो लो नहीं होगा, हमारे जो अंदर का जो लंग्स है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है और बाहर, और जो हमने जो अंदर जो एयर ली है अब वो बाहर आ जाती है अपने आप, किसके कारण, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स between the ribs help in generation of such gradient। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा डायफ्राम है और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स है जिनका नाम क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है, जो हमारी रिब्स प्रेजेंट है, रिब्स कितनी हमारी 12 है,
राइट में और लेफ्ट में। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स है और जो डायफ्राम है, जब इन दोनों का, जब ये दोनों मिलते हैं, एडिशन जब होता है, तब ये क्या करते हैं, ये एक तरह का जनरेशन करते हैं। जनरेशन किसा करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का। इस तरह का ये मैकेनिज्म करते हैं ताकि क्या हो सके, हवा अंदर और बाहर हो सके। तो इनके कारण ही क्या होता है, हम सांस लेते हैं और बाहर करते हैं। अब देखिए क्या, इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन है क्या? इंस्पिरेशन इज initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। क्या है, जब इंस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम का। डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि क्या करता है इवेंचुअली, यानी कि एंडिंग में क्या करता है, इंक्रीज करता है थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम। जब डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो अपने आप थोरैसिक चैम्बर का एरिया अपने आप बढ़ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल यानी बाहरी तरफ का इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, यानी क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, इंटरकोस्टल मसल्स का, वो क्या करेगी, रिब्स को आगे की तरफ में बढ़ाएगी और स्टर्नम भी आगे की तरफ में होगा, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज किसके अंदर, इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, यानी कि जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो जाएगा। द ओवरऑल इंक्रीज इन, जो हमारा ओवरऑल इंक्रीज हुआ किसमें, थोरैसिक वॉल्यूम में, क्या करता है वो, काउजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। इसे हम सही से देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम है, यानी कि जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम जो बढ़ गया है, वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वो हमारा प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which forces the air from outside to move into the lungs, जो कि क्या करता है, अपने आप लंग्स को ये एक तरह का क्या देता है, मैसेज देता है कि वो अपने आप क्या करेगी, जो एयर है वो अपने आप अंदर आ जाएगी। कैसे, हमारे लंग्स का जो प्रेशर है, जो हमारे लंग्स का प्रेशर वो क्या हो गया, लो हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमारा हाई है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगी, हमारे लंग्स की तरफ दौड़ी चली आएगी। क्यों, जो कि एयर, ये रूल है कि जो एयर है वो हमेशा हाई से लो की तरफ दौड़ती है। इसे हम इमेज के द्वारा देखते हैं। ये हमारी इमेज है किसकी, इंस्पिरेशन की। देखिए ये हमारे क्या है, लंग्स है, ये हमारा रिब्स है इस तरफ में, और यहीं पे स्टर्नम भी प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, डॉर्सल साइड है, जहाँ पर हमारे वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। नीचे की तरफ में हमारा ये डायफ्राम प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये हमारा लंग्स। देखते हैं इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हमारे रिब्स और स्टर्नम है ये बाहर की तरफ में अपने आप को लिफ्ट आउट करते हैं, यानी कि ये ऊंचा उठते हैं, उस टाइम पे आगे की तरफ में धक्का देते हैं, यानी कि एक तरह का ये जो हमारा इसके बीच का जो क्या है वॉल्यूम है किसका, लंग्स का, वो क्या होता है, अपने आप इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो एयर होती है बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, यानी हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाती है। क्या हुआ, जो हमारे ये डायफ्राम है, ये वाला एरिया, ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो हमारे रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट आउट हो गए, जो हमारी रिब्स है वो ऊपर की तरफ में हुई, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ में हुआ। तो क्या हुआ, जो हमारा लंग्स का एरिया है वो अपने आप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, जो हमारी एयर है, कहाँ की एयर, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप अंदर आ गई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमारा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द थॉरैक्स यानी वॉल्यूम ऑफ द लंग्स अपने आप इंक्रीज हो गया, किसके कारण, हमारे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण और रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठने के कारण। अब सेकंड हम पढ़ते हैं एक्सपिरेशन क्या होता है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द
return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and pulmonary volume. अब रिलैक्सेशन होगा. रिलैक्सेशन मतलब पहले क्या हुआ, हमारी बॉडी में इंस्पिरेशन हुआ, जब हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगी. सारी मसल्स जो भी थी, जो काम कर रही थी इंस्पिरेशन के टाइम पे, अब वो सारी मसल्स रिलैक्स होगी. तो रिलैक्स हुआ कौन, डायफ्राम एंड दी इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है, जो हमारे रिब्स के पास प्रेजेंट होते हैं. रिब्स के जो बीच में जो हमारे मसल्स प्रेजेंट होती है वो कौन से होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. यानी हमारी दो मेन चीज़ें कौन सी, डायफ्राम और द इंटरकोस्टल मसल, जो कि हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करती है. इंस्पिरेशन में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और एक्सपिरेशन में क्या होती है, ये रिलैक्स हो जाती है. रिलैक्स हो गई और रिलैक्स होती है. रिटर्न दी डायफ्राम जो हो गई अपनी जगह पर वापस पहुंच गया. स्टर्नम, और स्टर्नम भी अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ गया. एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड दी पल्मोनरी वॉल्यूम. जब हम खुद सांस लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स है ये अपने आप मतलब करके देखिए. जब हम खुद सांस ले रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमने सांस ली, लंबी खींची, तो हमें खुद पता चलेगा कि हमारे जो रिब्स के नीचे है, स्टमक के पास जो कुछ चीज़ें है वो क्या हो रही है, वो नीचे की तरफ में आ रही है. अगर हम बहुत ही ध्यान से महसूस करेंगे तो कुछ नीचे की तरफ में आता है. वो क्या नीचे की तरफ में आता है, वो हमारा डायफ्राम होता है. और हमने सांस ली तो क्या होगा, हमारा जो चेस्ट वाला एरिया है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा. ऊंचा उठ रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा लंग्स वाला एरिया अपने आप उसके अंदर क्या आ रहा है, गैप, एक फैलाव आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. किसका, वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है. अब वो इंक्रीज जब होती है तो क्या होती है, अपने आप जो हमारे एयर है वो क्या होती है, अपने आप अंदर खींची ले आती है. देखिए जब आप खुद करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे तो क्या होगा, अपने एक लंबी सांस ली तो उसमें क्या हो रहा है, अपने आप एयर जो अंदर जा रही है. अंदर क्यों जा रही है, जो हमारा बाहर का जो प्रेशर है वो कम है, और जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाता है. जिसके कारण क्या होता है, अपने आप एयर जो होती है अंदर चली जाती है. और वही जब हम रिलैक्स यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, जब हमने देखो सांस लो पहले एक बारी और फिर सांस छोड़ो, तो क्या होता है, जो हमारा स्टर्नम और जो